हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम क्लास 7 सोशल साइंस के लेक्चर को कवर कर रहे हैं और इसमें हमने अब तक चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट कर चुका है, यानी कि 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुका है आपके हिस्ट्री के सीरीज़ में। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो चौथा लेक्चर है आपका, यानी कि दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में हम जानने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है। ये लेक्चर जो है ना केवल आपके स्कूल के एग्ज़ाम में बल्कि आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में या जितने भी ऐसे एग्ज़ाम जिसमें कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं सब में हेल्पफुल रहेगा। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा दोस्तों। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की बिना किसी देरी के। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। देखिए दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत का विस्तार। अब तक हमने देख चुका है कि दिल्ली सल्तनत में कैसे गुलाम वंश आती हैं, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन कर चुका है। तो यहाँ पे देखिए एक स्कूल के बारे में यहाँ पे बताया गया कि स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों से किस तरीके से डिस्कशन करता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो गुंजन और मनोरमा जो है कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनकी कक्षा में इतिहास को पढ़ाया जा रहा था। तभी टीचर बताते हैं कि बलबन की मौत के कुछ सालों बाद ही यानी 1290 के आसपास में जलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। और जलाउद्दीन खिलजी जो है काफ़ी ज़्यादा उदार था और लोगों को माफ़ कर देता था। इसी आधार पे उसने जो है अपना शासन भी बना लिया वहाँ पे। तो कुछ सालों बाद उसने ही अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसको ही अपना उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने जलाउद्दीन को छल से मार दिया और उसके बाद खुद को उसने जो है डिक्लेयर कर दिया कि वो दिल्ली का सुल्तान बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए तभी गुंजन जो है टीचर से पूछती है कि सर इन सभी घटनाओं की जानकारी को मिली कहाँ से। तो टीचर बोलते हैं बिल्कुल ठीक सवाल पूछा तुमने। देखिए पहले ये बताओ कि अशोक या हर्ष जैसे पुराने राजाओं के बारे में हमें कैसे पता चला। तो डॉली नाम की एक बच्ची बोलती है कि सर ये उस टाइम के शिलालेखों से यानी कि रॉक एडिक्ट से, ताम्रपत्रों से, सिक्कों से, इन सब की जानकारी और उस ज़माने में मिलने वाली जो किताबें हैं उससे जो है उनके बारे में लिखी हुई जो किताबें हैं उससे पढ़ने से हमको जो है पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि आखिरकार उस ज़माने में ऐसा क्या क्या हुआ था। तभी टीचर बोलते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के जो शिलालेख हैं तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनके दरबार में कुछ इतिहासकार रहते थे, कुछ कवि रहते थे। तो उन्होंने इन सब की जानकारी जो है अपनी किताबों में ज़रूर लिख दिया। तो प्राचीन काल के जितने भी राजा हुआ करते थे बच्चों, कुछ ही राजाओं के शिलालेख हमको अभी तक मिल पाए हैं। बाकी राजाओं के बारे में बहुत कम या नहीं के बराबर ही जानकारी अभी तक मिल पाई है। बाकी राजाओं में बहुत कम या नहीं के बराबर जानकारी हमको मिल रही थी। लेकिन देखिए एक खास चीज़ है वहाँ पे कि सल्तनत काल के जो बहुत सारे इतिहासकार हैं उन्होंने लगभग हर छोटे बड़े सुल्तान के बारे में डिटेल से बता दिया। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो उन सुल्तानों के जो है सिक्के मिले, है ना, और उनके द्वारा बनवाई गई इमारतों से भी हमको पता, जैसे कुतुब मीनार से हमको पता चला। इस समय जो है सूफी संतों ने भी कई सारी पुस्तकें लिख दी थी, उनसे इस समय के लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। क्लियर है आपको। तभी आर्या नाम की एक स्टूडेंट बोलती है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें कौन सी पुस्तक से पता चलता है सर। तो शिक्षक बोलते हैं अलाउद्दीन के बारे में उस टाइम पे एक प्रसिद्ध फारसी कवि थे अमीर खुसरो। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किस समय के हैं, तो वो खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे आए हुए थे और उन्होंने अपनी किताबों से इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। और इनके अलावा यहाँ पे बरनी नाम के अल बरनी नाम के यहाँ पे एक इतिहासकार थे जिन्होंने तारीख़ फिरोज शाही नाम की जानकारी में, तारीख़ फिरोज शाही नाम की एक पुस्तक में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दे दी थी। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इन सभी के बारे में उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी थी और खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो आइए जानते हैं हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में क्या डिस्कशन होता है इसके बारे में। टीचर सबसे पहले बोलते हैं कि देखिए बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो 1296 में दिल्ली के राजा बने थे। बहुत ही ज़्यादा उनकी इच्छाएं थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उसने जो है सल्तनत को बहुत ही मजबूत बनाए रखा। सुल्तान बनने से पहले उसने क्या किया, दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में देवगिरी के राज्यों को हराया
और वहाँ से बहुत सारा पैसा जो है वो लूट के लेके आ गए। उस धन से उन्होंने क्या किया, ना केवल अपनी आर्मी को मजबूत किया, बल्कि बड़े बड़े जितने भी वहाँ पे अमीर थे, अमीरों में धन बांटकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया। अमीर मतलब यहाँ पे मत समझिए कि आप अमीर यानी पैसे वाला अमीर, अमीर एक समुदाय के लोगों को कहा जाता था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है उसने ज़्यादातर अमीरों और सरदारों को अपने नियंत्रण में ले लिया, क्योंकि उसको पैसे देता था तो ऑब्वियस सी बात है वो उसकी बात मानते थे। उसने ऐसे कड़े नियम बना दिए कि कोई भी अमीर जो है अपनी मनमानी नहीं कर पाता था, और सुल्तान की हर बात को उसको मानना पड़ता था। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होगा उसने। जो अमीर उसकी बात को नहीं मानता वह उसको कठोर से कठोर सजा देता और उनकी जगह नए अमीरों को अपॉइंट कर देता था। उसने बहुत से भारतीय मुसलमानों को भी ऊंचे पद दिए थे दोस्तों। तो इससे हमको ये पता चलता है कि उस टाइम पे ये हिंदू मुस्लिम वाली जो लड़ाई चलती है आज के डेट में, वो तो नहीं चल रही थी। मतलब वहाँ पे सारे रिलीजन को इक्वलिटी के साथ बिहेव किया जाता था। अब आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है, तभी मनोरमा मनोरमा नाम की एक बच्ची पूछती है वहाँ पे, तो क्या अमीरों ने उसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया जब वो बार बार उनको निकाल देता था उनके पोस्ट से, अगर वो उनकी बात नहीं मानते थे तो सर बोलते हैं, अलाउद्दीन ने अमीरों को विद्रोह को रोकने के लिए शराब पीना, शादी ब्याह में खुलकर उत्सव मनाना, बड़ी दावत आदि पर रोक लगा दिया था। देखिए कितना अच्छा काम किया था इसने। उसका मानना था कि ऐसे मौक़ों पर अमीर सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा सकते हैं। राजा के खिलाफ ऐसे में इकट्ठे होंगे सभी अमीर लोग, जहाँ पे पार्टी होगी वहाँ पे, और शराब के नशे में वो लोग राजा के खिलाफ में उलझुल बोलेंगे और प्लानिंग कर सकते हैं उसको मारने की। इसके अलावा उसके जासूस उसे हर अमीर की खबर जो है दे देते थे। इन कारणों से उनके खिलाफ में कोई भी विद्रोह नहीं हो पाया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि राज्य का विस्तार उसने कैसे किया। अलाउद्दीन के पास एक ताकतवर आर्मी थी और डिसिप्लिन में रहने वाले अमीर थे, ना चाहते हुए भी डिसिप्लिन में रहते थे। उनका उपयोग उसने राज्यों को जीतने के लिए किया दोस्तों। 1299 में उसने गुजरात पे विजय प्राप्त कर ली, और उसके बाद रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा जो कि राजस्थान के क्षेत्रों में है, वहाँ के राज्य को हरा करके खूब सारा धन उन्होंने लूट लिया, और इन राज्यों को भी उसने अपने सल्तनत में मिला लिया दोस्तों। अब देखते हैं, टीचर बोलते हैं कि आप मैप देखो, वहाँ पे रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा दिल्ली में किस दिशा में है, दिल्ली के किस दिशा में है। तो अगर आपको यहाँ पे जो यहाँ पे मैप दी हुई है, चलिए हम मैप ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये सारी जगह के मैं यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ। ये देखिए, ये रणथंबोर है, ये चित्तौड़ है दोस्तों। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। और ये मालवा का क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में पड़ता है यहाँ पे, है ना। और ये रही दिल्ली। तो दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में ये सभी एरिया आते हैं। ठीक है, कुछ इससे राजस्थान एमपी को छूते हुए वाली जगह है यहाँ पे। तो यहाँ से ये सभी क्लियर होता है दोस्तों। संदीप बोलता है उसी टाइम पे, सर ये सभी जगह दिल्ली के पूर्व दिशा में है। तो सलमा बोलती है, नहीं सर, पश्चिम दिशा में है। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्य देवगिरी पर कई बार आक्रमण किया और उसे परास्त कर बहुत सारा धन लूटा, लेकिन देवगिरी को अपने राज्य में नहीं मिलाया। फिर वह एक लंबे अभियान में दक्षिण भारत के तमाम राजाओं को हराते हुए सुदूर दक्षिण में मदुरई और रामेश्वरम तक चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन लोगों की एक्चुअली ना एक नीति हुआ करती थी। तो चलिए हम लोग पहले में देख लेते हैं देवगिरी कहाँ पे है। ये है देवगिरी दोस्तों, ये है रामेश्वर और ये है मदुरई। यानी पूरे दक्षिण भारत में उसने अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन उसने, देखिए उस समय की ना एक नीति हुआ करती थी, जो गुप्त वंशों ने भी यही अपनाई थी, समुद्रगुप्त ने भी यही नीति अपनाई थी। ग्रहण मोक्ष नीति इसको कहा जाता है। ग्रहण मोक्ष नीति में ऐसा होता था कि वो लोग दूसरे राज्य में जाके हमला करते थे और वहां पे जीत जाने के बाद उस राज्य को वहां के राजा को सौंप देते थे, और यही कहते थे कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। क्लियर है दोस्तों। ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी वैसा ही करा, है ना। और यहाँ पे देखिए, उन्होंने जो है दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं, बल्कि केवल धन को प्राप्त करना बनाया दोस्तों। इसी से ये पता चलता है। आई थिंक ये मैप आपको समझ में आ चुका होगा। इस कारण उनके साम्राज्य को जीतने के बाद भी अलाउद्दीन ने उन्हीं राजाओं को हाथ सौंप दिया। बदले में उनसे हर साल वो कुछ टैक्स या कुछ गिफ्ट जो है वो लेते थे। क्लियर है। इसी को मैं समझा रहा था। गुप्त वंश ने भी ऐसे किया, आगे आने वाले सभी वंशों ने ऐसे किया।
तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से इलाके अपने सल्तनत में जोड़े। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात चित्तौड़ को अपने साम्राज्य में क्यों मिलाया, लेकिन दक्षिण के साम्राज्य को क्यों नहीं मिलाया। देखिए इसके आंसर तो मैं आपको दे देता हूँ, ये थर्ड आंसर मैं आपको दे देता हूँ, ये दोनों आंसर तो आप खुद ही बना सकते हो। देखिए उसने जो है चित्तौड़ क्षेत्र को क्यों मिलाया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और इनकी जो डायनेस्टी के लोग थे, अगर आप देखेंगे तो ये लोग भी मुगल के क्षेत्रों से आए हुए थे। इनका जो अधिकार था दिल्ली में था और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने अपना कब्जा बनाए रखा। लेकिन अगर वो दक्षिण भारत की ओर जाते तो यहाँ पे एक तो विंध्य माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन, फिर इतना बड़ा एरिया इनका, इस तरफ जाकर के अगर साम्राज्य करते तो उनको दिल्ली से इधर आना पड़ता और उनका ध्यान जो है दक्षिण भारत की तरफ चला जाता, जिससे दिल्ली का जो क्षेत्र होता वो खाली छूट जाता और यहाँ पे फिर से कोई विदेशी आक्रमण होता और उन क्षेत्रों को वो लोग जीत जाते। इसी वजह से जो है भविष्य में आने वाले जो मुगल शासक थे, जिसमें कि औरंगजेब के बारे में आप पढ़ेंगे दोस्तों, वह इसीलिए जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है उसके टाइम पे, क्योंकि उसका पूरा ध्यान दक्षिण भारत की तरफ चला जाता है और दिल्ली का एरिया जो है वो खुला छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, आने वाले क्लासेस में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इसलिए वो दक्षिण भारत की तरफ हमला तो करता है लेकिन वहाँ अधिकार नहीं जमाता। मनोरमा बोलती है, सर लगता है कि अलाउद्दीन के साम्राज्य का सभी खर्च युद्ध से और किसानों के टैक्स से ही निकल जाया करता था। तभी टीचर बोलते हैं, कुछ हद तक ये बात ठीक ही है, मगर शासन का अधिकांश खर्च किसानों से लिए गए टैक्स से चलता था और अलाउद्दीन ने तय किया था कि किसान अपनी उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में देंगे। समझ में आया, यानी कि 50% टैक्स के रूप में देंगे। मगर ये तो बहुत ज़्यादा है, ऐसी मनोरमा पूछती है। तभी टीचर बोलता है, ज़्यादा तो है, लेकिन अलाउद्दीन ने उस समय प्रचलित कई छोटे छोटे टैक्सों को हटा दिया था और केवल भूमि टैक्स और चराई टैक्स जो है, यानी जानवर जो चरने जाते हैं, घास को खाते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाने का ही डिसीजन लिया था। इससे किसानों को ज़्यादा टैक्स नहीं पड़ता था, क्योंकि और भी दूसरे टैक्स हुआ करते थे, उन टैक्स को माफ़ कर दिया उसने। तो कर वसूल करने वाले पुराने राजाओं और अधिकारियों को नुकसान होने लगा, क्योंकि अब उनकी आय कम होने लगी दोस्तों। क्यों क्यों कम होने लगी, क्योंकि ये टैक्स जो है डायरेक्ट वसूलता था। वो कैसे, अब देखिए जया पूछ रही सेम क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा है। अलाउद्दीन के समय से पहले ये राजा और गांव के मुखिया ही किसानों से टैक्स वसूलते थे, लेकिन अब सुल्तान के अधिकारी खुद किसानों से टैक्स वसूल करने लगे। इनसे उन राजपूतों और मुखिया लोगों को जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इनकम होती थी वो तो ख़त्म हो गई। अब किसानों से मनमानी वसूली भी नहीं होती थी, तो फार्मर भी खुश, राजा भी खुश। इस प्रकार अलाउद्दीन ने किसानों से सीधा संपर्क बनाया और बीच की बिचौलियों को हटा दिया। यही चीज़ तो हमारी भारत सरकार को करनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको किसी से अच्छी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है तो आपको उसे ज़रूर सीख लेना चाहिए। ठीक वैसे ही होना चाहिए। इसीलिए हमारे देश में जो करप्शन फैला हुआ है इसी वजह से है दोस्तों, क्योंकि बिचौलिए लोग जो हैं पैसे खाते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपके क्षेत्र में अगर राशन कार्ड बनवाने के लिए कोई कार्यवाही हो रही हो तो उसमें भी आपको आपसे पैसे लेने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, है ना। तो सेम प्रोसेस है दोस्तों। देखिए जावेद कहता है, अरे इतने कम समय में अलाउद्दीन ने कर व्यवस्था में इतना सुधार कर लिया। टीचर बोलते हैं, हाँ, अलाउद्दीन ने दिल्ली में अपने सैनिकों को कम कीमत पर पर्याप्त सामान मिले, है ना, और इससे भी विशेष प्रयास किया उसने। इसके लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए, जैसे उसने सभी सामानों की कीमत तय करने का ऐलान कर दिया। इतने में कोई भी व्यापारी सामानों को बेचेगा। इससे क्या हुआ कि व्यापारी का मनमाना जो बेचने का तरीका था वो खत्म हो गया। सही वजन से तौलेगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा देगी अगर कोई बेईमानी करता है तो। साथ ही सभी वस्तुओं के बाजार को नियत स्थान पे रखा जाएगा। ऐसे नहीं कहीं भी ले जाके तुम उसको बेचना शुरू कर दिए, ताकि मूल्य को नियंत्रित किया जा सके। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा होशियार था ये। तो देखिए, सेना में भ्रष्टाचार ना फैले इसके लिए उसने अपने सैनिकों के चेहरे का ब्यौरा दर्ज करवाया, यानी हुलिया प्रथा प्रारंभ करी और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करी, ताकि उनके ही घोड़े उनके सेना में हो। अगर कोई दुश्मन पेट का घोड़ा उनके सेना में आ जाएगा तो वो आसानी से पहचान जाते थे। तो कमाल के राजा थे भाई। अब देखिए, इन सब के अलावा अलाउद्दीन की बड़ी उपलब्धि थी मंगोलों के आक्रमण को रोकना। उस समय मंगोलों का काफ़ी दबदबा चल रहा था। उसने जो है मंगोलों के आक्रमण को भी रोक दिया और मंगोल पूरे सेंट्रल एशिया से लूटपाट करने और साम्राज्य स्थापना के लिए बड़ी सेना लेकर भारत आए हुए थे।
अलाउद्दीन ने बड़ी सफलता के साथ जो है उन्हें अपनी सीमा से बाहर ही रोक दिया, भारत की सीमा में घुसने ही नहीं दिया। और इस तरह जो है उसने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया दोस्तों। क्लियर है? तो चंगेज खां कब आक्रमण किया था भाई? चंगेज खां आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के समय पे, इल्तुतमिश के समय पे। मंगोलों का कब आक्रमण हुआ था भाई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। 1360 में अलाउद्दीन की मौत हो जाती है और उसके मरने के कुछ सालों बाद ही दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हुई जिसे आप तुगलक वंश के नाम से जानते हैं, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी स्थापना करी। और यह वंश तुगलक वंश और इस वंश का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों। क्लियर है? आई थिंक आप सभी को यहाँ तक का जो सारा पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा। हमने खिलजी वंश खत्म कर दिया, बधाई हो आपको। अब यहाँ से देखिए आता है हमारा तुगलक वंश दोस्तों। तुगलक वंश हम कवर तो करेंगे दोस्तों, लेकिन वो अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर का पार्ट 2 भी आएगा। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है और आपको लगता है कि सही में आपके लिए हेल्पफुल है, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी लेक्चर चाहिए तो। इसी तरीके से आपको ये कंटिन्यूअस लेक्चर ये प्रोवाइड होगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसलिए आप ये अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपकी स्कूल के ही नहीं बल्कि दूसरे स्कूल के बच्चों को भी आप शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये बेनिफिट जो है मिल सके दोस्तों। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। करियर रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।